यह कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं, यह कहानी है उस ईमान की जो तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है। जब दुश्मन ताकत में हो, जब रास्ते बंद हो जाएं, और जब उम्मीद सिर्फ अल्लाह से हो, तब पैदा होता है गाजी। यह कहानी है कुर्बानी की, वफादारी की, और उस जज्बे की जो इंसान को जिंदा भी रखता है और अमर भी बना देता है। इस कहानी को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आखिरी लम्हा आपके दिल पर लिख दिया जाएगा। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। गाजी, भारत में जासूसी करने वाले पाकिस्तानी सरफरोश की सच्ची दास्तान। तहरीर अबू शुजा अबू वकार। किस्त नंबर 1। खटमंडू एयरपोर्ट पर रॉयल नेपाल एयरलाइंस के जहाज ने ठीक 4 बजे रनवे की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। उस वक्त मैं हकीकतन डरा हुआ था। खौफ की लहरें मेरे आर पार हो रही थीं। मेरी नजरें एयरपोर्ट बिल्डिंग के एक कोने से दूसरे कोने तक लगी हुई थीं। हर लम्हे यही ख्याल गुजरता कि अब पुलिस की जीप नमूदार होगी। पायलट जहाज को टैक्सीवे पर ही रोक लेगा और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। अगरचे ऐसे मरहले मुझ पर पहले भी कई बार गुजर चुके थे, लेकिन 3.5 साल जिंदगी और मौत का खेल खेलते खेलते मैं जहनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुका था। और अब तो बात यहां तक आ पहुंची थी कि आज़ादी, अपना घर, अपना वतन और घर वाले, और दूसरी तरफ 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ जिल्लत भरी मौत, और इन दोनों के बीच सिर्फ चंद मिनटों का फर्क था। किस्मत ने जिंदगी की बाजी खेलते हुए मुझे 3 इक्के दिए, लेकिन हर बार तो 3 इक्के नहीं मिलते। अब तो ये आखिरी दांव था। अगर बाजी उलटी पड़ी तो खौफ की एक लहर ने मुझे झटका दिया। मैंने आंखें बंद कर लीं और सब कुछ उस खादिर मुतलक पर छोड़ दिया, जिसकी ताकत और कुदरत की कोई हद नहीं। इंसान उसके सिवा और कर भी क्या सकता है। इंसानी जद्दोजहद की एक हद होती है, और उसके बाद वो महज मजबूर और लाचार होता है और अपने रब झुलझलाल के करम का तलबगार होता है। मुझ पर एक गनूदगी सी छा गई थी। अचानक एयर होस्टेस की मधुर आवाज मुझे गनूदगी से बाहर ले आई। सेफ्टी बेल्ट खोलने और सिगरेट पीने की इजाजत मिल गई थी। मैंने एक सिगरेट निकाली, उसे सुलगाया और एक लंबा कश लिया। जहाज हिमालय की बर्फपोश चोटियों को नीचे छोड़ता हुआ बुलंद हो रहा था। माउंट एवरेस्ट की चोटी दाईं तरफ दिखाई दे रही थी। जहाज के अक्सर मुसाफिर उन चोटियों को देखने के लिए उसी तरफ वाली खिड़कियों के पास आ चुके थे, लेकिन मेरा जहन सिगरेट के धुएं के मरगोलों के साथ माजी की तरफ जा रहा था। 3.5 साल यानी 1185 दिन, और 1185 दिनों में मेरे साथ गुजरे हुए अनगिनत वाकयात एक तेज रफ्तार फिल्म की तरह मेरे जहन के पर्दे से गुजर गए। जल्द ही पहाड़ खत्म हो गए। एयर होस्टेस ने बताया कि हम बांग्लादेश के ऊपर से गुजर रहे हैं और कर्नाफुली का डेल्टा हमारे नीचे है। दर्जनों पाटों में मुनकसिम डेल्टा मीलों तक फैला हुआ था, और शाम के ढलते हुए सूरज की किरणों ने दरियाए कर्नाफुली की उन शाखों में आग सी लगा रखी थी। शायद किसी ऐसे ही दिलफरेब मंजर ने शेख मुजीबुर रहमान को मशरिकी पाकिस्तान को अलहदा करके बांग्लादेश के लिए हमार देश, तुम्हार देश, सोनार देश कहने पर मजबूर कर दिया था। ये एक ऐसा फरेबे नज़र था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत को 2 लख्त कर दिया था। उस वक्त बांग्लादेश बने कई साल बीत चुके थे, लेकिन मशरिकी पाकिस्तान के लिए लफ्ज़ बांग्लादेश मेरे जहन के किसी कोने में भी फिट नहीं होता था। और आज भी यही हाल है। चाहे कितनों को ही बुरा लगे, लेकिन मैं इस खित्ते को मशरिकी पाकिस्तान ही कहता हूं और कहता रहूंगा। हमारे जहाज की मंजिल बैंकॉक थी, और मुझे बैंकॉक के पाकिस्तानी सफारत खाने से कराची का टिकट लेना था। ये वाकया अचानक मेरे जहन में आ गया, और ये मेरे साथ बीते वाकयात का हिस्सा था जिसे मैंने आपके सामने बयान कर दिया। मेरा ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, अब मैं आपके सामने बयान करता हूँ। मुझे अफगान एयर के जहाज़ पर भी भेजा जा सकता था, जो उन्होंने पाकिस्तानी मुहाजिरों के लिए हायर किए थे,
लेकिन अफगान एयर के जहाज दिल्ली हवाई अड्डे पर रिफ्यूलिंग के लिए उतरते थे। इस दौरान सीबीआई और फौजी जासूस जहाज में आकर मुसाफिरों को चेक करते थे। अगर उनमें कोई वांटेड होता तो उसे जहाज से उतारकर अपने साथ ले जाते थे। मेरा नाम तो उनके मतलूबा अफराद में नुमायां था। और फिर खटमंडू में भारतीय सफारत खाना मेरी असलियत का इल्म हो जाने पर मेरी नक्लो हरकत पर गहरी निगरानी रखता था। इसलिए मुझे खटमंडू एयरपोर्ट पर चीन की सफारती गाड़ी पर लाया गया था। इमिग्रेशन के कागजात भी मेरी गैर मौजूदगी में उन्हीं की निगरानी में पूरे हुए। और जहाज की ऐन रवाना होने के वक्त जब जहाज की सीढ़ियां हटाई जा रही थीं, सफारती गाड़ी जहाज के करीब आई और मुझे जहाज में बिठा दिया गया। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद जब तक जहाज ने खासी परवाज न कर ली, मेरे दिमाग में अंदेशे सर उठाते रहे। जहाज में मुसाफिर बहुत कम थे और मैं जहाज की निस्बतन खाली सीटों के दरमियान एक सीट पर बैठा था। बैंकॉक तक का सफर 6.5 घंटों का था। जहन ने माजी में छलांग लगाई और आकर जहां रुका वो 16 दिसंबर 1971 का मनहूस दिन था। मैं तरबेला डैम बनाने वाली कंपनी TJV तरबेला जॉइंट वेंचर में असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर था। माकूल तनख्वाह थी और कंपनी ने बहुत सी सहूलतें दे रखी थीं और जिंदगी निहायत सुकून से गुजर रही थी। भारत से हमारी जंग जारी थी। हमारे ज़राए इबलाग कामयाबी के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कभी चीनी इमदाद तो कभी अमेरिकी के छठे बहरी बेड़े की आमद के मुज़दे सुनाए जा रहे थे। उन्होंने हजारों साल तक जंग जारी रखने के अहद किए जा रहे थे। जंग बंद करने के लिए पोलैंड की करारदाद, जिसे आलमी ताकतों की हिमायत हासिल थी, हमारे वफद के सरबराह ने फाड़ दी थी। ये बावर कराया जा रहा था कि भारत आइंदा चंद दिनों तक घुटने टेक देगा और जंगबंदी के एवज मकबूजा कश्मीर हमें तश्तरी में रखकर पेश कर देगा। जनरल नियाजी उन दिनों मशरिक़ी कमान के सरबराह थे। उनके इस दावे की बड़ी तशहीर की गई थी कि भारतीय अफवाज को वापस उनकी सरहदों में धकेल दिया गया है और भारतीय टैंक्स उनकी लाशों पर से गुजर कर ही ढाका में दाखिल हो सकते हैं। इन खुशकुन दावों पर बहलाए गए दिल पर BBC की ये खबर बिजली बनकर गिरी कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज हथियार डालने का मुआहिदा कर चुकी है और इस रस्म की अदायगी के लिए जनरल नियाजी ने अपने हम मनसब भारतीय जनरल अरोड़ा को ढाका आने की दावत दी है। यकीन जानिए, पहले तो इस खबर को दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था कि मुसलमान हिंदुओं के आगे हथियार डालेंगे। मोहम्मद बिन कासिम का चंद हजार से राजा दाहिर को शिकस्त देना, महमूद अहमद गजनवी का सोमनाथ पर 17 हमले करना, फिर फतह करके हीरे जवाहरात ठोकर मार देना, बुत को तोड़कर बुत शिकन कहलाना, अहमद शाह अब्दाली का राजा जयचंद को शिकस्त देना और हर बार उससे अपने पांव धुलवाकर उसे छोड़ देना, मदीना की गलियों से मुजाहिदीन का निकलना और सारी दुनिया पर छा जाना। जिस कौम की माओं ने खालिद बिन वलीद, मूसा बिन नसीर, तारिक बिन जियाद, मोहम्मद बिन कासिम, कुतैबा बिन मुस्लिम, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, इमादुद्दीन जंगी, महमूद अहमद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, शेर शाह सूरी और टीपू सुल्तान जैसे जनरल पैदा किए, जिनके आगे सारी दुनिया घुटने टेकने पर मजबूर हो गई, जिनकी दहशत से दुनिया कांपती थी। आज उसी कौम की सबसे बड़ी सल्तनत में मुसलमानों की सबसे बड़ी फौज उस कौम के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो गई, जिस पर मुसलमानों ने 1400 साल हुकूमत की और 1400 साल की कामयाबी के बाद ये एकदम नाकामी, जिसने पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया, हज़म नहीं हो रही थी। नाकामी बिला वजह नहीं थी। हमेशा की तरह यहां भी गद्दारों ने अपना काम दिखाया। बकौल शायर जाफर अज बंगाल, सादिक अज दक्कन, नंगे दीन, नंगे कौम, नंगे वतन। मुसलमानों को जब भी हजीमत का सामना करना पड़ा, महज गद्दारों की वजह से करना पड़ा था। 1971 में तो मशरिक़ी पाकिस्तान की भोली भाली अवाम को गद्दार लीडरों ने कुछ ऐसा बहका दिया था कि वो मगरिबी पाकिस्तान के लोगों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगे थे। दोस्तों,
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।